आज की हमारी प्रतिभा है महाराष्ट्र में अहमदनगर की रहने वाली अनीता चौड़ापुरकर। अनीता चौड़ापुरकर ने कर्नाटक की कसूती हस्तकला की डिज़ाइन में सुधार किया। 100 से ज़्यादा पुरानी साड़ियाँ और पारंपरिक डिज़ाइन का अध्ययन किया और स्वयं ने ही इस हस्तकला में महारत हासिल की। अपनी सूझबूझ से उन्होंने नए कसूती डिज़ाइन बनाए जो मूल कसूती डिज़ाइन के तत्वों से मिलते जुलते थे। उनके हुनर के लिए 1992 में कर्नाटक सरकार ने उन्हें स्टेट मेरिट अवार्ड और केंद्र सरकार ने शिल्प गुरु अवार्ड से सम्मानित किया। कर्नाटक की कसूती हस्तकला, इस हस्तकला को उन्होंने पुनर्जीवित किया। इस कला को जिस तरह उन्होंने संजोने की कोशिश की उसके लिए उनको कई अवार्ड मिल चुके हैं। हमारे स्टूडियो में अनीता जी मौजूद हैं। अब हम उनसे उनकी जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्ते। अनीता जी, जैसे मैंने आपके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, उसमें मैंने पढ़ा कि आपने ये जो कसूती हस्तकला है वो अपने बचपन से सीखा था, अपनी बड़ी बहन और अपनी माँ से। तो आपने सीखा था और आप उससे जुड़ी हुई थी, मगर आपकी उम्र यानी करीब करीब 41-42 साल की आप थी, तब आपको ऐसा क्यों लगा कि इस कला को मुझे कुछ नया रूप देना है, नया रंग देना है और इसे संजोना है? ये कला मेरे बड़ी बहन से बचपन से ही मुझे बेसिक टेक्निक उसका सिर्फ मिला था। जी। मगर जब मैंने एक्चुअली बेंगलोर में क्या हुआ कि जब शादी के बाद मैं बेंगलोर में गई तब मैंने एक महाराष्ट्रियन लेडीज़ का एक क्लब ज्वाइन किया था। और उस क्लब में हम हर साल कोई कला का हम कंपटीशन रखते थे। बहुत सारे विषयों के कंपटीशन रखते थे। और उस कंपटीशन में एक कंपटीशन एम्ब्रॉयडरी की भी होती थी। तो उस एम्ब्रॉयडरी में मैं मेरी हॉबी थी एम्ब्रॉयडरी की, तो मैंने उसके बहुत सारे पारितोषिक भी मिले थे उसमें। एक बार क्या हुआ, 87 में हम कुछ लेडीज़ हैंडीक्राफ्ट के टेक्निकल डिवीज़न में एक पॉटरी का डेमोन्स्ट्रेशन देखने के लिए गए थे। तो दैट टाइम उन्होंने, वहाँ के जो मैनेजर थे, उन्होंने हमको पूछा कि आप लेडीज़ है और आपके किसी को कर्नाटक की कसूती मालूम है क्या, कैसे बनाना है? क्योंकि कर्नाटकी के कसूती ये सिर्फ हुबली धारवाड़ के कुछ लेडीज़ कर सकते हैं। बेंगलोर में बनाने वाले कोई नहीं है। तो तब तक मैंने 79 में मैंने एक कसूती एम्ब्रॉयडरी करके एक शाल बनाई थी और उसको पारितोषिक भी मिला था। तो मैंने दूसरे ही दिन वो टेक्निकल ऑफिस में जाके उनको वो शाल दिखाई। और शाल दिखाने के बाद उन्होंने मुझे, एक लेडी है वहाँ बीमोर, उनका साड़ी सेंटर है और उसका नाम है चिमी नंजप्पन। तो वो दैट लेडी सिर्फ ट्रेडिशनल साड़ी बेचने का काम करती थी। तो उनके साथ उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। वैसे ही वहाँ का जो क्राफ्ट काउंसिल ऑफ कर्नाटका है, तो वहाँ की चेयरपर्सन विमला रंगाचारी, तो उनके साथ भी मुझे इंट्रोडक्शन किया उन्होंने। और इन लेडी को दोनों लेडी को मिलने के बाद उन्होंने मुझे उनको मैंने मेरी शाल दिखाई और वो शाल देख के उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि आप साड़ी के ऊपर ये काम करना शुरू करो। हुबली धारवाड़ में ये नॉर्थ कर्नाटका की बेसिकली ये कला है। और वहाँ के झोपड़पट्टी के लेडीज़ में उसे ओनली झोपड़पट्टी के लेडीज़ में वो जीवित थी। मगर वो उनका झोपड़पट्टी के लेडीज़ को इतना ज़्यादा शिक्षा नहीं मिलती ना। तो जो कुछ डिज़ाइन चलते आ रहे, 1200 साल की पुरानी कला है, तभी से जो कुछ डिज़ाइन चलते आ रहे थे, तो उसको ही वो बार बार बनाते थे। मगर उसमें कुछ डेवलपमेंट नहीं थी। और दूसरी एक बात क्या हो गई थी कि ये जो कला है वो इट इज़ काउंटेड थ्रेड एम्ब्रॉयडरी। तो जिसके ऊपर कला करनी है उसके धागे गिन के ये कला होती है और उसके डिज़ाइन भी ज्योमेट्रिकल होते हैं। तो उसमें परफेक्शन आना भी बहुत ज़रूर होती है। मैम, कसूती हस्तकला पहले क्या थी और किस तरह उसमें आप बदलाव लाए?
पुराने ज़माने में क्या होता है कि इरकल साड़ी जो आती थी कॉटन की, तो उसके धागे थोड़े गिनने वाले होते थे, तो छोटे छोटे स्टिचेस डाल के लेडीज कुछ डिजाइन्स बनाते थे। हाँ। तो मैंने जब वहाँ जाके देखा उनका काम, जी। तो आजकल तो क्या सिल्क साड़ी और कॉटन भी बहुत फाइन होता है, उसके धागे गिनना भी बहुत मुश्किल होता था। हाँ। तो ये लोग लेडीज कैसे काम करते हैं ऐसे मुझे लगा। तो मैंने वहाँ जाके देखा कि ये लेडीज कैसे काम करते हैं। तो उन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया था कि जो कोरा का कपड़ा होता है उसके वीविंग भी बहुत दूर दूर होते हैं ना, तो उसके थोड़े धागे गिन सकते हैं जी। तो थोड़े बड़े धागे होते हाँ, हैं उसमें। तो वो कपड़ा साड़ी के ऊपर लगा के कपड़े के धागे गिन के एम्ब्रॉयडरी करते थे और कपड़े के धागे निकाल देते थे। जब मैंने उनका काम देखा तो डिज़ाइन का जो शेप था वो परफेक्शन नहीं था उसमें, और तो स्क्वायर डिज़ाइन रेक्टेंगल में आता था, टेढ़ा मेढ़ा डिज़ाइन आता था। तो मुझे ऐसा लगा ये कपड़ा बरोबर नहीं है, ये कपड़ा सही नहीं है उसके काम के लिए। जी। तो मैंने सोचा कि हमने दूसरा कुछ नया कुछ इसमें करना चाहिए, नेटिंग मटेरियल ढूंढना चाहिए। जी। तो पुराने ज़माने में क्या 10 साल पहले तक क्या होता था कि मधुरा कोट्स का एक नेटिंग मटेरियल आता था और उसको हम इस्तेमाल करके हमने कसूती के काम किया था और क्रॉस स्टिच का भी काम किया था, मगर दैट प्रोडक्शन ऑफ मधुरा कोट्स उन्होंने बंद किया था। जी, वो जी। मिलता नहीं था, तो मुझे दूसरा कुछ ढूंढना पड़ा। तो उसके लिए मैंने 6 महीने तक बहुत कोशिश की और आखिर मुझे ऐसा मालूम हो गया कि कैलिको कंपनी का मॉस्किटो कर्टन नेट है, वो उसके लिए सही है। ओके। तो मैंने उस शॉप में जाके वो देखा, हाँ। थोड़ा नेट लेके आई, साड़ी के ऊपर लगाया और हाँ। उसके ऊपर काम किया। जी। तो मुझे इतनी खुशी हो गई कि मुझे ये काम अभी आ सकता आसान हो है गया। और मैं साड़ी के ऊपर ये बना सकती हूँ। आसान हो गया। हाँ। ये पूरा अध्ययन करने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंची कि इस तरह से इस कला को संजोया जा सकता है। हाँ। ये कला को बरकरार रखने के लिए और उसे लोग ज़्यादा पसंद करें, इसके लिए आपने क्या क्या तरीके अपनाए, क्या क्या नया किया आपने उसमें, किस तरह की चीज़ें बनाना शुरू किया? ऑर्डर्स लेना शुरू किया जी। और नए नए डिज़ाइंस बनाना शुरू किया। जी। जितने भी ऑर्डर होते हैं उतने भी हमने एक्सेप्ट करना शुरू किया, और जब ऑर्डर्स बढ़ने लगे तो मुझे मदद की ज़रूरत थी। तब साड़ियाँ ही सिर्फ बनती थी और आपने क्या बनाना शुरू किया? हाँ, तो साड़ियाँ हमने तो शुरू में सिर्फ साड़ियाँ के ऊपर ही जी। बनाते थे। जी। बाद में ऐसा होगा कि साड़ी पहनना लेडीज़ को इंटरेस्ट कम हो रहा था। हाँ जी। तो डिमांड भी थोड़ा कम हो रहा था। हाँ। तो मुझे ऐसे लगा कि हम दूसरे चीज़ों भी बनना चाहिए। जी। तो मैं सलवार कमीज, दुपट्टे, ये कुशन कवर्स, कुछ बुक मार्क्स वगैरह मैटी जी। क्लॉथ के ऊपर, मैटी क्लॉथ जैसे कपड़े होते हैं उसके ऊपर विदाउट नेट भी कर सकते हैं। तो उसके कुशन कवर्स बनाए, बेडशीट्स बनाए, ऐसे कॉन्टेम्परेरी आर्टिकल्स हमने बनाना शुरू किया ताकि लोग ज्यादा इस्तेमाल करने लगे और इस कला को आप स्पेशली जो फॉरेनर्स होते थे जी। तो उनके साड़ी में दिलचस्पी नहीं जी, होती जी। थी, तो उनको भी ऐसा छोटा छोटा चीज़ सैंपल के लिए वो ले सकते थे। जी। उसके लिए डिमांड था। कसूती की मूल डिजाइन को संभालने के लिए आपने एक टेक्निक अपनाई है कि उसको संभाल कर रखा जाए, उसको डिजिटल वे में उसे प्रिजर्व करने की कोशिश की। वो क्या है, कैसे किया है आपने? पहले मुझे जब मैंने ये काम शुरू किया जी। तब मेरे पास बहुत थोड़ा कलेक्शन था, इतना ज़्यादा कलेक्शन नहीं था। जी। तो मैंने मेरे फ्रेंड को इसके बारे में बताया, तो बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे पुराने जो लेडीज़ अपने पंचे के ऊपर उसको प्रिजर्व करते थे जी। तो वो पंचे मुझे ला के दिए। ओ वाह। हाँ, तो जो सारी 50-60 साल की पुरानी थी वो साड़ी मुझे मिल गई थी। अच्छा। तो 2 आर्टिकल्स मिलने के बाद मैंने उसके डिज़ाइन सब ग्राफ के पेपर के ऊपर कॉपी किया। जी। पुराने ज़माने में ग्राफ पेपर इस्तेमाल करना लेडीज़ को मालूम नहीं था। तो वो लोग क्या करते थे कि पंचा जैसे कपड़े के ऊपर अपने डिज़ाइन प्रिजर्व करते थे। जी। और तो मैंने जब पूरा ऑलमोस्ट 50 to 60 आर्टिकल्स उसमें देखे और उसके पूरे डिज़ाइंस मैंने ग्राफ के पेपर के ऊपर प्रिजर्व किए और बाद में मैटी क्लॉथ के ऊपर भी मैंने
बहुत कोशिश करके उसको जो सही तरीका है उसको ब्यूटी दिखाने के लिए मैंने खुद ने वो उसको ट्राई किया। 1 साल तक मैंने पूरा उसका स्टडी किया और बाद में वो दूसरों को सिखाना शुरू किया। उसको कंप्यूटराइज भी कर दिया गया है। हाँ, बाद में जो कंप्यूटर में वो ऑटोकैड सिस्टम आ गया जी, उसमें तो प्रिजर्व मेरे किया। 2 बेटियां हैं, बोथ आर आर्किटेक्ट्स, जी। तो उनको ऑटोकैड मालूम था। हाँ। तो उन्होंने सारे डिजाइन मुझे कंप्यूटर में है करके उसका कलेक्शन बना दिया। अरे वाह, क्या बात है। हो गया हमारा। कसूती हस्तकला को साड़ी से आगे आप और भी कपड़ों में जैसे ले गए, आपने जिक्र किया कि कुशन कवर्स कुछ बनाते हैं, तो ये इसकी डिमांड कितनी है? लोग अभी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं? हाँ, नहीं, इसके ऊपर क्या है कि काम इतना ज़्यादा नहीं होता था जी। तो मेरे पास जो लेडीज सीखने आते थे तो वो अपना आर्टिकल सब खुद बनाते थे जी। और जब भी मैं एग्जीबिशन के लिए जाती थी, अभी एक बार मैं रशिया में गई थी, जी, ग्रीस में गई थी, तो दैट टाइम मैंने ऐसे छोटे छोटे आर्टिकल बनाए थे और एग्जीबिशन में वो उसका सेल ज़्यादा होता था। जी जी। और साड़ी के बारे में बोलेंगे तो साड़ी के ऊपर करने के लिए मुझे बहुत सारे शुरू में ऑर्डर आते थे जी। और ये जो छोटे छोटे आर्टिकल होते थे वो मैं एग्जीबिशन में सेल करती थी ज़्यादा। जी। आपने अभी जिक्र किया कि जैसे ऑर्डर बढ़े वैसे आपने कुछ महिलाओं को जोड़ा। हाँ। तो महिलाओं का इंटरेस्ट कैसे जगाया? क्योंकि ये कला ऐसी है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी है, थोड़ा सा समय ज़्यादा मांग ले वैसी भी है, तो महिलाओं को आपने कैसे कन्विंस किया आपके साथ में जोड़ने के लिए? मेरे पास जो महिलाएं काम करते थे वो मेरे घर के ज़्यादा दूर नहीं रहते थे जी। तो उनको मैंने बताया कि ये कला इसी बुद्धि को चालना देने वाली कला है, हम बहुत इंटरेस्टिंग है और उसको बनाने के बाद बहुत सारा मानसिक समाधान मिलता है उसमें। अगर आप बैठे रहे हैं घर में जी। तो कुछ ना कुछ पैसे कमा सकते हैं उसके बारे में। मेरे पास बहुत ऑर्डर आते हैं और आपका भी हॉबी डेवलप हो जाएगा, आपका हाथ में सफाई भी आएगा। थोड़े मेरे पास सीखने के बाद, मेरे पास ट्रेनिंग लेने के बाद आप खुद इसमें काम कर सकते हैं और आपका अच्छा टाइम कट जाएगा इसमें। जी। तो 2-3 लेडीज ऐसे है कि उन्होंने मुझे मेरे पास 25 इयर्स तक उन्होंने काम किया है। जी जी। अभी भी कुछ मेरे पास जो ऑर्डर आती है वो मैं उनके पास भेज देती हूँ क्योंकि मैंने खुद ने अभी ये काम बंद कर दिया है। जी। माने ये शारीरिक कम कर दिया है। हाँ, फिजिकल प्रॉब्लम के लिए मैंने थोड़ा कम किया है, मगर अभी भी मेरे पास उसके ऑर्डर्स आते हैं तो मैं उनको उनका नाम और उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर उनको दे देती हूँ क्लाइंट को। जी। वो उनके पास जाते हैं। जी। मैम, आपने अभी जिक्र किया एग्जीबिशन के बारे में। आप हमारे देश में तो कई एग्जीबिशन में आप जाती हैं, विदेश में भी, जैसे आप रशिया और ग्रीस 2 जगह गई, तो विदेश के एग्जीबिशन के अनुभव में क्या खास रहा? तो रशिया में जब मैं गई थी जी। तो इट वाज इंडियन फेस्टिवल, तो वहाँ मुझे सेल करने की परमिशन नहीं थी। ओके। ओनली सिर्फ दिखाना था आपको? सिर्फ एग्जिबिट करना था जी। और डेमोन्स्ट्रेशन करने का जी। तो वहाँ कुछ सिलेक्टेड लोग आए थे, उनके जो VIP लोग थे, बहुत सारे 2-3 दिन तक बहुत सारे लोग आते थे और उनको मैं डेमोन्स्ट्रेशन दिखाती थी। तो उसको देख के और उसकी जो नज़ाकत है एम्ब्रॉयडरी के, बहुत खुश हो गए। आजकल हाथ का काम देख नहीं सकते हम, बहुत कम लोग इसका ऐसा काम करते हैं और ट्रेडिशन को जीवित रखते हैं, तो आप ये बहुत अच्छा काम करते हैं, आप कभी छोड़ नहीं देना। इसे दोनों तरह से मुझे रिस्पांस मिला। जी जी। और ग्रीस में साड़ी मैंने एग्जिबिट किया था, मगर साड़ी में किसी को दिलचस्पी नहीं थी, उनको दिलचस्पी थी कि साड़ी कैसे पहनना है। अच्छा। तो उसका ही डेमोन्स्ट्रेशन मुझे स्टॉल के ऊपर मैंने शुरू किया था और सैंपल के लिए ऐसे छोटे छोटे चीज़ें मैंने लेके गई थी। कुछ टी कोस्टर थे, कुछ बुक मार्क्स थे, कुछ स्टोल्स थे, तो उसको उन्होंने खरीद लिया। जी। मतलब डेमोन्स्ट्रेशन हो गया
वो साड़ी कैसे पहनने का। हाँ यानी ऐसा साड़ी ग्रीस ड्रेपिंग का सबसे ज्यादा वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ा। हमारे पास इंडियन साड़ी है मगर उसको कैसे पहनना है हमको मालूम नहीं है। अच्छा अच्छा। तो मैं वो दिखाती थी उनको। तो आपने वहाँ लोगों को साड़ी पहनना, साड़ी खासकर पहनना, महिलाओं को साड़ी पहनना तो मैंने सब सिखाया। सामान रखा था, पेटीकोट रखा था, साड़ी रखी थी, तो जी। उनके ही ड्रेस के ऊपर पेटीकोट डाल के उनको ही साड़ी पहनती थी। तो इतना सारा भीड़ हो जाता था। स्टॉल एक के डिफरेंट सामने। एक्सपीरियंस। बहुत मजेशीर एक्सपीरियंस। आपको शिल्प गुरु अवार्ड प्रणव मुखर्जी के हाथों मिला। उस वक्त आपने एक टेबल क्लॉथ बनाया था। उसको 10 महीने लगे। ऐसा क्या खास था मैम कि इतना समय उसमें लगा? बताती हूँ। एक जब मैंने नेशनल अवार्ड के लिए 92 में साड़ी बनाई थी, जी, जी। तब मैंने नेट का इस्तेमाल किया था साड़ी के ऊपर। ओके। इट वाज अ न्यू टेक्निक टू जी। इम्प्रूव दिस आर्ट। हाँ। सो मेरा जो पारितोषिक ये अवार्ड था, नेशनल अवार्ड, तो उसके लिए था ज़्यादा। जी। तो बाद में क्या हो गया, 25 इयर्स मैंने इस कला काम किया, और अराउंड 2004-5 में ये जो कसूती कला है वो कंप्यूटराइज्ड हो गई थी। अच्छा। मीन्स उसके डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर बना के कंप्यूटराइज मशीन में उसके डिज़ाइन आते थे। जी। ऊपर से तो ठीक लगते थे, मगर पीछे से जो उसका स्पेशलिटी है आर्ट का, कि आगे और पीछे एक जैसे दिखना, एक जैसा दिखना, वो कंप्यूटराइज्ड मशीन में नहीं आता है। उसका हाथ का जो ब्यूटी है वो भी उसमें नहीं आता है, थोड़ा श्रिंक हो जाता है उसका डिज़ाइन। जी, जी। तो कोई कोई लोग ठीक बनाते थे, मगर कोई कोई मशीन में अच्छा नहीं आता था। तो और कंपैरेटिवली हाथ के काम से उसका प्राइस भी कम होता है। जी। तो बाद में शिल्पगुरु अवार्ड के लिए मैंने ऐसे सोचा कि ये काम तो अभी मशीन में सस्ता है, कम कीमती का है, तो लोग ज़्यादा यही काम लेंगे। जिनको हाथ की दिलचस्पी है वो हाथ का ही काम लेंगे, और वैसे लोग मेरे पास आते भी थे। जी। हमको मशीन का काम नहीं चाहिए, हमको हाथ का ही काम चाहिए, ऐसे बोल के लोग बहुत सारे आते थे। मेरा काम तो कम नहीं हुआ था उसकी वजह से। जी, जी। तो शिल्पगुरु अवार्ड के लिए मैंने ऐसा सोचा कि जो मैंने ऐसा काम करना चाहिए कि वो मशीन में नहीं हो सकता। ओके। तो उसके लिए मुझे साड़ी करना पसंद नहीं था। उसके लिए जिन ऐसे कपड़े के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करनी थी कि जिसके धागे हम गिन सकते थे। तो मैंने ऐसा कपड़ा जब ढूंढना शुरू किया, तब मुझे आयडा कंपनी का 28 काउंट का कपड़ा मुझे मिला। हाँ मिला। जैसा कपड़ा थोड़ा मोटा था, साड़ी जैसे पतला नहीं था, तो उसके धागे भी हम गिन सकते थे आराम से। तो उसके ऊपर मैंने डाइनिंग टेबल का काम करना डिसाइड किया। जी। और मेरे पास 10 महीने का टाइम था आर्टिकल सबमिट करने के लिए। तो 10 महीने का मैंने थोड़ा प्रोग्राम रखा कि ये काम मैं इतने दिन तक ख़त्म करूँगी, ये काम इतना, ऐसा उसका प्लानिंग करके मैंने ऑलमोस्ट 32 टाइप ऑफ डिज़ाइंस कसूती के उसमें 140 डिज़ाइंस बना के पूरा टेबल क्लॉथ बना। डाइनिंग टेबल का कवर है ये। हाँ जी, हाँ जी। उसमें मैंने ये प्लान किया है। तो ये 6 टेबल मैट्स आप देख सकते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6। हाँ। कॉर्नर का डिजाइन अलग है जी। जिसमें वो रनर डालते हैं उसका डिजाइन अलग है। और ये जो बॉर्डर है वो टेबल के साइड में जो फॉल होता है उसके ऊपर आती है। जी जी। तो मैंने जब ये बनाना शुरू किया, तो पहले ये बॉर्डर टेबल के साइज लेके उसको बनाया है। ओके ओके। बाद में मेरे पास जो टेबल मैट्स थे वो इसके ऊपर उसे रख के फिर रखे, थोड़ा रफली आउटलाइन मेजर किया, और उसकी वजह से डिजाइन सेट किया। वाव। और जब भी मैं और एक फायदा ये करते समय ऐसा लगा मुझे जी कि जब मैं इसका डिजाइन, सपोज ये टेबल मैट का डिजाइन मैंने फिक्स किया है जी, तो मेरी बेटी उसको कंप्यूटर में लेके चारों तरफ से कैसे दिखेगा वो दिखाती थी। ओके। तो मैं कुछ ना कुछ उसमें चेंज कर सकती थी कि नहीं, इधर ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए। तो ये बीच में भी जो रनर है उसका भी ये एकदम बड़ा रनर है। 4-5 टाइप ऑफ प्लान बनाए थे जी जी। तो कंप्यूटर में देख के कौन सा प्लान अच्छा लगता है वो फाइनल किया। तो एक टेबल क्लॉथ में 140 डिजाइन्स। हाँ, क्या बात कर रहे हैं। और 32 टाइप ऑफ डिजाइन्स। मैम, आपने कसूती हस्तकला
को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे उसके लिए एक किताब लिखी है हाँ, जो जिसको नाम दिया है आपने कर्नाटक की कशीदा। हाँ। तो और इसको आपने मराठी भाषा में लिखा है, तो आपको क्या लगता है कि ये किताब से लोग ये कला को सीख पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये कला आएगी? हाँ, जरूर जरूर सीख पाएंगे, क्योंकि ऐसा है कि ये कला नॉर्थ कर्नाटका में बनती है, मगर इसका महाराष्ट्र में ज़्यादा पॉपुलर है ये कला। जितनी नॉर्थ कर्नाटका में पॉपुलर है उतनी उससे भी ज़्यादा महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र की 2 लेडीज अहिल्याबाई किर्लोस्कर और इंदिराबाई जोशी, उन्होंने उसके बारे में किताब लिखे हैं, 2 छोटे छोटे किताब है। और दूसरी बात यह है कि मराठी में एक लावणी है, आपको मालूम है, आशा भोसले ने उसने ये किया है, गाया है। अच्छा। और ये लावणी ऐसे की रेशमाच्या धाग्यांनी लाल काळ्या धाग्यांनी कर्नाटकी कशीदा मी काढीला हात नका लावू माझ्या साडीला। ये जो लावणी है वो इतनी फेमस है महाराष्ट्र में, जी। बहुत फेमस है। लावणी कैसे तैयार हुई उसकी भी बहुत अच्छी हिस्ट्री है। तो वो कला से जुड़ा हुआ है ये लावणी गीत। तो ज़्यादा उसके कसूती के बारे में थोड़ा बुक वगैरह लिखने का काम ये 2 लेडीज ने किया है। मैम ये क्या किताब है? अराउंड 50 इयर्स बैक, 50 साल पहले कुछ महाराष्ट्रियन लेडीज ने इंडियन क्राफ्ट के बारे में बहुत स्टडी किया था। तो उसमें इंदिरा जोशी का एक नाम लेते हैं लोग। उन्होंने ये कसूती के बारे में एक छोटा सा बुक लिखा था। तो उसमें उन्होंने उसके हिस्ट्री के बारे में लिखा है, और जो बेसिक डिजाइन, इसमें डिजाइन्स भी है वो उस वक्त की डिजाइन भी उन्होंने दिए है। और विशेषता ये है कि उसके पारंपरिक नाम क्या है। तो पुराने ज़माने में लेडीज इस डिज़ाइन को अलंकार बोलते थे, और जो साड़ी बन जाएगी इस डिज़ाइन के साथ तो उसको अलंकारिक साड़ी बोलते थे। और उसका नाम भी ऐसा होता था कि काली चंद्रकला बोलते थे। काले ब्लैक साड़ी के ऊपर वो ज़्यादा काम होता था, और ब्लैक साड़ी के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करने के बाद वो चंद्रकला साड़ी बन जाती थी। जी, इसीलिए उसे काली चंद्रकला, काली ब्लैक साड़ी के ऊपर ये अप्रतिम दिखता है। वो मैं अभी दिखाऊंगी। जी। और दूसरा एक बेसिक टेक्निक भी उन्होंने दिखाया है। वो बेसिक टेक्निक के देख के मुझे इंस्पिरेशन मिला है कि ये आगे कैसे बढ़ा सकती हूँ। जी। तो दिस बुक हैज बिकम गुरु फॉर मी। और ये अहिल्याबाई किर्लोस्कर ने भी उसके बारे में, उनके फैमिली में एक पुराने लेडीज ने, उनके पहले जो वीडो थे, उन्होंने ये साड़ी बनाई है जो आप देख रहे हैं। ये साड़ी कसूती की साड़ी है। और वो 150 इयर्स बैक उन्होंने बनाई है। उसके साड़ी के धागे गिन के ये काम हो गया है। इसमें मुझे एक इंफॉर्मेशन ऐसी मिली कि उसका इंटरेस्ट लेडीज में क्यों कम हो गया है, उसका पुराने जमाने में ये काम क्यों करते थे, कैसे उन्होंने बनाया है, ये सब उसने इसमें से आपको वो इन्फॉर्मेशन मिली। ओके। क्योंकि उनके घर में पुराने पहले जो लेडीज थे तो बहुत काम करते थे कर्नाटक के। जी वो इसमें सब मेंशन किया हुआ है। उन्होंने सब मेंशन किया है। जी। और आजकल ये कैसे बन सकती है इसका भी थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ओके। जब मैंने बुक पब्लिश करना डिसाइड किया तब हमने मेरे बेटी के साथ, उन्होंने बहुत मुझे हेल्प किया, दोनों आर्किटेक्ट हैं। तो मैंने पहले हाथ से पूरा बुक बनाया। और उसमें हार्डली 25 पेजेस लिखा हुआ आर्टिकल है उसमें, और बाकी सब 80% बुक इज विथ डिजाइन्स ओनली। ओके। तो हमने क्या किया, यानी डिजाइन्स के पूरा डिजाइन पे फोटोग्राफ्स उसमें है। उसमें है जी। और हमको ऐसा लगा कि हम तीनों भाषा में ये बुक बनाएंगे। तो हमने डिजिटल प्रिंट करके मराठी में भी बुक प्रिंट किया है, कन्नड़ा लैंग्वेज में भी किया है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी किया। ओके। और तीनों को सीडी बना के हम पब्लिशर ढूंढने गए। तो मैंने बंगलोर में 1-2 पब्लिशर को दिखाया, मगर उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिया। वो शायद उनको टाइम नहीं होगा पब्लिश करने के लिए, कुछ प्रॉब्लम होगा। अंग्रेजी के बारे में मैंने दिल्ली के पब्लिशर को खत वगैरह लिखा था, मगर उनको भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं था।
तो मैंने कौन पब्लिशर मिलेगा, इसलिए पूना में मैंने मेनका प्रकाशन के पास गई और उनको ही पूछा कि एक मेरा बुक है और ऐसा बुक किसी ने आज तक बनाया नहीं है, तो आप मुझे बता सकते हैं तो बताइए कि कौन ये पब्लिश करेगा। तो उन्होंने देखा और हम ही पब्लिश करेंगे ऐसे बोला। तो अच्छा, तो मराठी में फिर ये पब्लिश हुआ। बिकॉज शी वॉज, उनको अच्छी तरह मालूम है कि ये आर्ट का इम्पोर्टेंस का है, क्या है। जी। तो उन्होंने पूरा हमारा सीडी देखा और उन्होंने ही डिसाइड किया कि हम ये पब्लिश करेंगे। ओके। मगर पब्लिश होने के बाद भी बेंगलोर में मैं जब किताब के बारे में बताती थी तो बहुत सारे लेडीज़ को बेंगलोर में मराठी समझता नहीं था ना, तो मैंने उसका जो लिखा हुआ पार्ट था उसको कन्नड़ा में और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में छोटे छोटे बुक्स बनाए थे। ओके। तो ये पब्लिश बुक के साथ वो छोटे बुक्स भी उनको, अगर कन्नड़ा लैंग्वेज में जिसको चाहिए उनको कन्नड़ा का बुक देती थी जी, इंग्लिश में जिसको चाहिए। 25-20 साल काम करने के बाद ऐसा लगा कि इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाली एक भी किताब नहीं है, तो हम क्यों नहीं बनाएंगे। हमारे पास इतने कलेक्शन हो गया है जी, इतना सारा इंफॉर्मेशन है, तो उसका एक बुक बनाएंगे हम जी। तो ये बुक को मैंने मराठी में उसमें हिस्ट्री भी लिखी है, बेसिक टेक्निक क्या होता है वो भी लिखा है इसमें, हर एक प्रकार के स्टिच लिखा है और सारे डिज़ाइन के मैंने 7 ग्रुप बनाए हैं। तो उसमें ये बॉर्डर का ग्रुप है और ये सब डिज़ाइन बेसिक डिज़ाइन जोड़ के बन जाते हैं, तो हर एक डिज़ाइन हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि किसका डिज़ाइन बन गया जी। तो ये बॉर्डर का है डिज़ाइन, ये दूसरा जो ग्रुप है वो गोपुर का डिज़ाइन है। ओके। बीच बीच में जो फोटोग्राफ्स दिखाए है वो मेरे खुद के आर्टिकल है सब। ओके। और ये जो है ये गोपुर का डिज़ाइन है, इसमें गोपुर के साइज छोटे हैं बड़े हैं, उसमें भरा हुआ डिज़ाइन अलग अलग है। और तीसरा जो ग्रुप है वो ये स्पेशल ट्रेडिशनल डिज़ाइन कमल का डिज़ाइन बोलते हैं जी, जी, लोटस। तो उसमें भी छोटे छोटे लोटस है, बड़े बड़े है विथ डिफरेंट बेसिक डिज़ाइंस जी। देन थर्ड ग्रुप हो गया, फोर्थ ग्रुप इज 4 साइड सिमेट्रिकल। ये देखिए आप कह रहे थे कुशन कवर मैंने ऑलमोस्ट मोर देन 15 कुशन कवर्स अलग अलग डिजाइन के बनाए हैं। नेक्स्ट ग्रुप है 2 साइड सिमेट्रिकल, तो उसमें हैंगिंग लैंप आते हैं, तुलसी वृंदावन आते हैं, कुछ दीप का दिया दिखा है, स्टैंडिंग लैंप, हैंगिंग लैंप, ये ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइन है। नेक्स्ट ग्रुप जो होता है वो एक 1 साइड फेसिंग डिजाइन, उसमें सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड दिस स्पेशल इंडियन डिजाइन मैंगो डिजाइन। ओके। उसके भी बहुत सारे डिजाइन, पिकॉक के डिजाइन। इस बुक में ट्रेडिशनल डिजाइन के साथ मैंने जो क्रिएट किए हुए डिजाइन वो भी वो सभी इसमें सभी इकट्ठे हैं। एक ही डिजाइन देख के सेम डिजाइन यू कैन मेक इट इन क्रॉस स्टिचेस। ओके। तो उसका एक सैंपल मैंने इसमें दिया है इस बुक में। यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस कला को आपको पहुंचाना है। नॉट ओनली इन महाराष्ट्रियन लेडीज बट कन्नड़ा स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग लेडीज को भी उनको मिल गया है। आपने जैसे कहा कि आपके बच्चे भी आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, परिवार से इतना सपोर्ट मिला, लोगों से कितना सपोर्ट मिला जब आप कुछ नया करने जाते हैं? और उसमें भी मैम जो पुरानी चीज़ें हैं उसको नया रूप देने की जब हम कोशिश करते हैं तो जल्दी उसे लोग स्वीकारते नहीं हैं, ऐसा सोचते हैं कि नहीं वो पुराना ही सही था। तो वो लोगों का सपोर्ट आपको कैसे मिला? मेरा जो क्लब था महाराष्ट्रियन लेडीज़ का क्लब, स्नेहधारा बोल के क्लब है, तो उन लेडीज़ को भी मैंने बताया कि मुझे ऐसा काम करना है, इसमें मुझे बहुत दिलचस्पी है। तो बहुत सारे लेडीज़ ने क्या किया, मुझे पुराने उनके पहचान वाले लोगों के पास पुराने साड़ी अगर है तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास कसूती बनाई हुई साड़ी है, बहुत पुरानी है। कोई लेडीज़ हम हुगली धारवाड़ के साइड के भी लेडी जो मराठी जानती है वो भी हमारे मेंबर थी, तो उनके पास भी पुराने वो पंचे के ऊपर जो प्रिजर्व किया हुआ डिज़ाइन था, तो वो पंचे मुझे ला के दिए।
मेरी एक फ्रेंड है वहाँ, तो उसकी मम्मी भी ऑलमोस्ट 90 ईयर्स ओल्ड थी, तो उसने खुद ने बनाए हुए जो पंचे के डिज़ाइन थे वो भी मुझे दिखाए। और उस लेडी ने मुझे उसके नाम क्या थे, ट्रेडिशनल नेम ऑफ ईच डिज़ाइन, वो मुझे उसने बताया। तो वो नेम मुझे उससे पास मालूम हो गए। जी। जैसे कि शंख का डिज़ाइन है, रुद्राक्ष का डिज़ाइन है, लैम्प के डिज़ाइन है, पेडेस्टल है, स्टैंडिंग लैम्प है, ऐसे बहुत सारे उन्होंने मुझे नाम बताए। तो मैंने वो बुक में मेरा पूरा एक्सप्लेन किया है। मैम, आपके साथ में 25-26 साल से महिलाएं जुड़ी हुई हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जिसमें JH कविता को कर्नाटक सरकार ने सम्मानित भी किया है। कसूती हस्तकला को बढ़ावा देती हैं ये सारी महिलाएं। इसीलिए तो इन महिलाओं के साथ साथ में और भी लोगों तक आप ये कला पहुँचे। इस कसूती हस्तकला को अगर संभाल कर रखना है, संजो कर रखना है, आपने पुनर्जीवित तो कर दिया उसे, मगर अब हमारी जिम्मेदारी है, आने जो दूसरी पीढ़ी है, मुझसे भी जो छोटे हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि उसे और ज्यादा साल तक लोग उससे जुड़े रहें। बहुत सारे लेडीज क्या होते हैं कि उसको बनाने का तरीका देख के और टाइम कितना लगता है ये देख के थोड़ा इंटरेस्ट कम लेते हैं उसमें, मगर जो इंटरेस्ट लेते हैं उनको मेंटल सेटिस्फेक्शन उसमें बहुत मिलता है। और उसको जो एकाग्रता की जो ज़रूरत होती है, कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, उससे एक प्रकार का मेडिटेशन भी हो जाता है। तो जिन लेडीज़ को इसमें दिलचस्पी है उन्होंने वो ज़रूर सीखनी चाहिए और अगले पीढ़ी को उसको सिखाना चाहिए, तभी ये कला का पालन पोषण हो जाएगा और ये कला जीवित रहेगी। तो उसके बारे में और एक मैं बताऊंगी आपको कि अहिल्याबाई किर्लोस्कर का जो एक बुक है, उसमें उन्होंने लिखा है कि कर्नाटकी कसौती इज़ बहुत बड़ा कला सागर है, उसमें आप जितना डूब ले लेंगे उतने ही मौलिक रत्न उसमें मिल जाएंगे आपको। तो वो अनुभव मैं अभी ले रही हूँ। बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अक्सर हमें हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं किसी एक कला से जुड़कर रहिए ताकि आपका कंसंट्रेशन, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी पॉजिटिविटी हमेशा बरकरार रहेगी। मैम ने जैसे कहा कि आप ये कला को संजोने की कोशिश करें, आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहेगा और आप इस कला को जीवित रख पाएंगे। चाहे आप कर्नाटकी कसूती कला से जुड़े या किसी भी कला से जुड़े, कला से जुड़ना हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब किसी कला के साथ जुड़े रहते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि हमारे इर्द गिर्द जो भी नेगेटिविटी है उससे हम पॉजिटिविटी में कैसे तब्दील करें, क्योंकि हमारी जो सोच है वो बहुत पॉजिटिव हो जाती है। इसीलिए कला के साथ में जुड़ना बहुत ज़रूरी है। प्रतिभा कार्यक्रम में आज हमने बात की अनीता जी से। अनीता जी ने बहुत बड़ा काम किया है, कर्नाटकी कसूती हस्तकला को पुनर्जीवित किया है। आपने कुछ ऐसा किया है? आप में कोई भी प्रतिभा है, आप किसी भी प्रतिभा को जानते हैं, ऐसी प्रतिभा जो समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी संस्कृति के लिए बहुत ज़रूरी काम कर रही है, या फिर हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको सपोर्ट में वो कुछ कर रही हैं, उनकी प्रतिभा और ज़्यादा खिले उसके लिए कुछ कर रही हैं, ऐसी महिला से हम अक्सर बात करते हैं हमारे खास कार्यक्रम प्रतिभा में आज बस इतना ही। VNM के साथ जुड़े रहिए। VNM टीवी का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, VNM टीवी का Facebook पेज लाइक करें, इंस्टा, ट्विटर, VNM टीवी का वेबसाइट है जहां आप खबरें पढ़ सकते हैं। और VNM टीवी अब आपके फिंगर पर दिन भर खबरें लेकर आता है। वोडाफोन टीवी, जियो टीवी के एप्लीकेशन पर दिन भर खबरें देखें और जियो टीवी का सेटअप बॉक्स 498 नंबर की चैनल पर दिन भर जुड़े रहें VNM टीवी के साथ ऐसी खास चर्चा और खबरों के लिए नमस्कार।
शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं VNM TV। आज एक बहुत ही ख़ास दिन है। आज है 2 अप्रैल और 2 अप्रैल को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे। इस दिन की शुरुआत के लिए इसका रेजोल्यूशन जो है ये पास किया गया था UN की जनरल असेंबली में, लेकिन क्यों हम इस दिन को सिर्फ UN असेंबली तक ही सीमित रखें। इस दिन पर बात करना आई थिंक हमें और हमारे सोसाइटी में ये अवेयरनेस क्रिएट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जितनी भी इसके बारे में बात करें ये कम है। हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी जो है ये भी फोकस करती है इंक्लूजन के ऊपर। हर एक बच्चे को उसका राइट है टू स्टडी, टू गेट द एजुकेशन, और वो एजुकेशन सिस्टम का नॉर्मल स्कूलिंग का भाग बन सके, हमारा ये सबसे बड़ा प्रयत्न होना चाहिए। और आज इसी दिन पर बात करने के लिए हम हमारे बड़ौदा सिटी के बहुत ही पुराने और बहुत ही माने हुए NGO के साथ जुड़ रहे हैं, जिसका नाम है कोशिश, अ लर्निंग सेंटर फॉर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। पिछले 24 सालों से कोशिश अपनी कोशिश कर रहा है इन बच्चों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करनी, उनकी स्किल्स डेवलप करने के लिए और इन बच्चों को नॉर्मल सोसाइटी का हिस्सा बनाने का। और आज कोशिश के ही एक बहुत
पुराने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे साथ जुड़े हैं। इनका नाम है मिस काश्मीरा शेठ। काश्मीरा जी से मुलाकात करते हैं। काश्मीरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो मच। काश्मीरा जी एक स्पेशल एजुकेटर हैं और पिछले 22 सालों से इस क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं और इन एंड आउट हर रोज़ इन बच्चों के साथ काम करती हैं, इन्हें नई दिशा दिखाती हैं। तो आज इन्हीं से जानेंगे जनरल बच्चों की अवेयरनेस और उनकी स्किल डेवलपमेंट के बारे में भी और ऑटिस्टिक बच्चों के बारे में भी। काश्मीरा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स फ्रॉम VNM TV कि हमें ये एक स्पेशल डे पर आपसे और कोशिश के बच्चों से जुड़ने का एक मौका दिया। आज का दिन बहुत ख़ास है। आई एम श्योर कि आप एज एन एजुकेटर, स्पेशल एजुकेटर, इस दिन को बहुत चेरिश करेंगी क्योंकि इसके साथ लगती बहुत सारी आपकी मेमोरीज़ भी होंगी इन बच्चों के साथ। कोशिश जो है ये अपनी कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कोशिश किस तरह होती है, किस दिशा में जाती है और किस तरह आप ये स्पेशली एबल्ड बच्चों को तैयार करते हैं उनके फ्यूचर के लिए? स्पेशली एबल्ड जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत सारी कैटेगरीज होती है, बट इनको ओवरऑल सिर्फ प्यार और सूझबूझ से अगर हम काम करें तो ये जो रिटर्न में देते हैं ना उसकी कोई सीमा ही नहीं है। बट जैसे मेंटली रिटार्डेड है, इंटेलेक्चुअल डिसेबल जिन्हें कहते हैं, उनको और ऑटिज़म को कनेक्ट करें तो इनमें कोई ऐसी डिसेबिलिटी नहीं है, बट उनका स्टेट ऑफ माइंड ही ऐसा है कि वो अपने जैसा बिहेव नहीं करते हैं। उनकी एक अलग दुनिया ही है, वो अपनी दुनिया में है, बट हमको उनकी दुनिया में जाके उनको अगर हम कुछ करवाए तो ये स्काई इज़ द लिमिट, ऐसा है। तो हम सबसे पहले अगर हम काम करते हैं तो उसकी खुशी पे काम करते हैं कि बच्चा खुश होना चाहिए। उसके बाद उसके बिहेवियर पे काम करते हैं और बिहेवियर पे काम करते करते हम उसकी स्किल डेवलपमेंट करते हैं। जो थोड़े छोटे बच्चे होते हैं जो एजुकेबल है, उनका हमारा प्रयत्न ये होता है कि वो नॉर्मल स्कूलिंग में, नॉर्मल बच्चों के एनवायरनमेंट में, नॉर्मल सोसाइटी में इंटीग्रेट होके अपना राइट ऑफ एजुकेशन अटेन कर सके। तो उनके लिए हम एजुकेशन भी करते हैं, बट बिहेवियर नॉर्मली लोगों को एक्सेप्टेड हो ऐसा बिहेवियर सिखाने का हमारा प्रयत्न होता है। तो कोशिश के आई थिंक जिस तरह से आपका ग्रुप है इसमें मिक्स्ड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन है, जिस तरह मैं पहले आपसे बात कर रही थी। तो कौन से प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पर रूटीन में अगर हम बात करें तो? एक आपने बताया कि स्किल डेवलपमेंट तो हम करते ही हैं और दूसरा बिहेवियर मॉडिफिकेशन के ऊपर आप काम करते हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि कोशिश का एक फुल फ्लेज किचन भी चलता है और जिसमें ये बच्चे जो हैं अपना योगदान देते हैं। हाँ, हमारा प्री वोकेशनल सेंटर में अगर हम बोले तो कुकिंग इज़ अ फोटे जो हमारे मैक्सिमम बच्चों को पसंद है और हमारा बहुत 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 लाजवाब मेनू लिस्ट अभी अटेन हो चुका है। तो बच्चे आते हैं तो रिकग्निशन ऑफ मसालाज एंड वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स से शुरू होके फाइनली खाना खा सके, वो डिश बना सके, तब तक की हमारी ट्रेनिंग होती है। बट हमारा थोड़ा सिंप्लीफाइड वे होता है। हम बहुत सारी चीज़ों में मशीन और इंडक्शन यूज़ करते हैं जिसमें रिस्क फैक्टर नहीं होता है, बट एक बारी बच्चा बनाना सीख जाए उसके बाद जो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है इज़ एट अ डिफरेंट लेवल। कुकिंग के अलावा हमारा प्रिंटिंग भी एक फोटे है। जैसे स्टेंसिल प्रिंटिंग हमारा बहुत अच्छा होता है, तो पेपर बैग प्रिंटिंग, नैपकिन्स है, कॉकटेल नैपकिन्स है, डिनर नैपकिन्स है, टेबल मैट्स है, ये सब की प्रिंटिंग हमारे यहाँ बहुत अच्छी होती है। फिर हमारे यहाँ 2-3 जगह से जॉब वर्क भी आता है। तो एक बेरिंग्स का एक पार्ट होता है विच इज़ लाइक अ बैंगल, तो बैंगल के अंदर स्क्रूज डालने होते हैं, तो वो जॉब वर्क हम करते हैं। बॉक्स मेकिंग करते हैं, ये सब जॉब वर्क भी हम करते हैं। वंडरफुल। आई थिंक सबसे बड़ा ये जो सेंटर्स हैं या NGOs हैं जो इन बच्चों के लिए काम करते हैं, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि इन बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाएं हम, क्योंकि कहीं ना कहीं आई थिंक आज भी ये सोच जुड़ी हुई है हमारी सोसाइटी में कि ये बच्चे ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। और आई थिंक ऐसे ही सेंटर्स जो हैं, ऐसे ही NGOs हैं जो ये प्रूफ करके बताते हैं कि हर बच्चा एक कैपेबल बच्चा है और कुछ ना कुछ करने का उसमें क्षमता ज़रूर है। सिर्फ इतना ही है कि आपको उसे आइडेंटिफाई करना है
हाँ, उसे डेवलप करने की आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बच्चा खुद सीख कर नहीं आता है, हमें सिखाना पड़ता है। और वो चाहे स्पेशल बच्चा हो या नॉर्मल बच्चा हो, हमें नहीं बताना है, इस तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। हर बच्चे को सिखाने के लिए अपना पेरेंट का योगदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एजुकेशन सिस्टम का योगदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंटिन्यूस ट्रेन अगर हम बच्चे को करते हैं एक ही चीज़ के लिए, तो बच्चा डेफिनेटली उस चीज़ को पिकअप करता है। जिस तरह मैम ने बताया कि हर बच्चे की, जैसे अगर हम स्पेशल बच्चों की बात करते हैं तो हर बच्चे की अपनी अपनी लिमिटेशन है, उनका एक स्पेक्ट्रम है। अगर हम उसकी स्पेसिफिकली बात करें तो वो स्पेक्ट्रम को ध्यान रखते हुए कितना लेवल उसका ज़्यादा है, कितना कम है, वो सोचते हुए अगर हम बच्चे को ट्रेन करेंगे कंटिन्यूसली, उसका टेम्परामेंट समझ के, तो हर बच्चा ट्रेन हो सकता है। और मैम ने जैसे बताया कि आप जितना प्यार दें इन बच्चों को उतना कम है, आपको उतना डबल सामने से मिलता है। आई वॉज जस्ट लुकिंग एट हर, अभी ही जस्ट हाल ही हमारा इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले ही एक बच्चा आया एंड ही वॉज हगिंग मैम। मैम ने बोला, उसने इमीडिएटली टाइट वाला हग किया। आई मीन सच अ वंडरफुल मोमेंट यू चेरिश थ्रू आउट द डे। आपका एक्सपीरियंस मैम इतने सालों से कैसा रहा है कोशिश के साथ? कोशिश इज़ माई फर्स्ट हाउस, ऐसा बोलूँ तो चले। मैं कितनी भी बीमार हूँ तो मैं आई शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं कितनी भी बीमार हूँ ना, पर मुझे सेंटर आना मिस नहीं करना होता है। बिकॉज अगर मैं इधर आके सिर्फ बैठती भी हूँ ना, तो आई थिंक इन लोग के ऑरा से मैं रिजुविनेट हो जाती हूँ। या द लव एंड द इमोशन विच दे शेयर, आई थिंक यू कांट गेट इट एनीवेयर। आप इतने सालों से मैम इन बच्चों के साथ काम कर रही है, आपको क्या लगता है कि क्यों इन बच्चों को भी राइट है एक नॉर्मल सोसाइटी का हिस्सा बनना चाहिए और हमें उन्हें दोनों हाथ से एक्सेप्ट करना चाहिए? कितना ज़रूरी है ये? अगर इसका परसेंटेज 100 में है तो मैं बोलूँगी 200%। बिकॉज क्यों नहीं, वाई? हाँ, कोई कोई होते हैं कि चलो ये लोग मारते हैं, ड्रूलिंग होता है, गंदे होते हैं, ये थोड़ी मान्यता है। बट ऑल दैट इज़ अपॉन द अपब्रिंगिंग। बच्चा कैसे ग्रो हो रहा है, अगर हम उसकी बेसिक नीड से ही अगर हम उसको ट्रिगर करना शुरू कर देंगे तो वो वायलेंट ही होना है। बट बेसिक नीड में हेल्प करना शुरू कर देंगे तो कुछ भी हो जाए, मुझे लगता है ये बच्चे बहुत जल्दी से सीखते हैं। मुझे लगता है डिसिप्लिन ना नॉर्मल बच्चों में सिखाना इज अ टास्क। ओहो, रियली? बट माय किड्स दे लर्न वेरी वेल। ये तो बहुत ही बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है मैम। आई मीन फॉर एन एजुकेटर लाइक मी, अगर मैम ऐसे बोलते हैं कि नॉर्मल बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना ज़्यादा टफ है इन बच्चों से, तो आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर यू। मुझे लगता है कि बच्चों को, जब मेरे बच्चों को पता चलता है कि हाँ यहाँ ना ये करेंगे तो यहाँ प्यार मिलेगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, तो उनको और कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। और डिसिप्लिन एक बार ही सिखाई, that will never be overruled ऐसा। तो मुझे लगता है कि ये बच्चों को ट्रेन करना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है डिफ़िकल्ट। वो एक मान्यता है कि ये बच्चे डिफ़िकल्ट होती है, ज़्यादा पेशेंस चाहिए, ये है। बट मेरे हिसाब से पेशेंस भी कम चलती है, बिकॉज ये लोग आपके इमोशन समझ जाते हैं। जो बड़े नॉर्मल बच्चों को तो बोल बोल के करना पड़ता है कि तू ये कर रहा है, उससे इरिटेट हो रही हूँ मैं, ऐसा। बट ये मेरे बच्चे तो समझ जाते हैं कि ये करेंगे तो दीदी इरिटेट हो जाएगी। कितनी बड़ी बात है। आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग जो हम इंसान नहीं समझ सकते हैं नॉर्मली। अगर हम अपने आप को क्लेम करते हैं कि वी आर नॉर्मल पीपल एंड वी हैव टू से एक्सप्रेस कि अभी मैं सैड हूँ, अभी मैं एंग्री हूँ, और ये बच्चे अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके हाव भाव से समझ जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। हम बातें कम करेंगे डेफिनेटली। अब बच्चे जो हैं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, किस तरह से इन्होंने बच्चों में ये हैबिट्स इनकलकेट की हैं, किस तरह ये स्किल्स को डेवलप किया है, वो सब आज हम आपसे रूबरू करवाने वाले हैं। देखने वाले हैं कि कितना परफेक्टली ये बच्चे काम करते हैं। अगर इनको कोई टास्क दिया जाए, सिखाया जाए, तो स्टेप बाय स्टेप वैसे ही परफॉर्म किया जाता है। और आपसे मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि कोशिश की जो ईटरी वाला जो पार्ट है, यू शुड ट्राई, इट्स अमेजिंग। आप शायद बाहर का अच्छे रेस्टोरेंट्स और होटल्स का खाना भूल जाएंगे, ये बच्चे इतना अच्छा, इतना टेस्टी खाना बनाते हैं, सर्व करते हैं। तो प्लीज़ ट्राई करें और इन बच्चों को मौका दें
आपको भी पता चलेगा कि ये भी एक ऐसा हिस्सा है, बच्चे जो इतना परफेक्शन काम करते हैं आपने कभी इमेजिन ही नहीं किया होगा। तो चलिए इन बच्चों से रूबरू होते हैं। कश्मीरा मैम हमें लेकर चल रहे हैं मैम बच्चों के पास और बच्चों की एक्टिविटीज़ से हमें रूबरू कराएंगे। ये जैसे बच्चा पढ़ रहा है, ये बच्चा अभी एजुकेट हो रहा है कि नॉर्मल स्कूलिंग में इसको हम पढ़ाई के लिए और नॉर्मल स्कूलिंग में इसको एजुकेट कर सके, वो नॉर्मल क्लास के अंदर नॉर्मल बच्चों के साथ नॉर्मल करिकुलम फॉलो कर सके, उसकी हम अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं अभी जैसे बता रही थी कि ये बच्चे को स्क्रैच से लेके कहाँ फुल मील तक हम ट्रेन कर सकते हैं। वैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि जैसे ये बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर था, बहुत ज़्यादा बिहेवियरल इश्यूज थे, बट अब इतने अच्छे से वो काम कर रहा है, इतनी परफेक्शन से काम कर रहा है। और आटे का काम तो अगर हम उसके अलावा किसी को कराए तो उसको अब गुस्सा आ जाता है, अब इतना पसंद आने लगा है उसको ये काम। तो हम दिखाएंगे अब ये छोटी छोटी पूरी कैसे बनाता है। जैसे हम बात कर रहे थे कि बच्चों को बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज़ों पे हम ट्रेन कर सकते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ सिखा सकते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कैसे छोटी स्मॉलेस्ट ट्रेनिंग से बड़े बड़े काम भी हो सकते हैं। तो ये एक लड़की है जो मेरी, वो ड्राई फ्रूट चॉपिंग मशीन से भी अच्छी करती है। ये है वो प्रिंटिंग में बहुत अच्छा है। ये कोई भी चीज़ के ऊपर ये प्रिंटिंग कर लेगा, पेपर है, क्लॉथ है, वुड है, कोई भी चीज़ पे ये प्रिंटिंग कर लेगा। और प्रिंटिंग इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट भी है और ये प्रिंटिंग करके खुश भी बहुत होता है। कुछ दिखा क्या किया? बच्चे ये बॉक्स फोल्डिंग भी बहुत अच्छा करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था जॉब वर्क ये सब चीज़ों का हम करते हैं, तो ये बॉक्स फोल्डिंग भी बहुत अच्छे से करते हैं। बिग थैंक यू काश्मीरा जी को और पूरी कोशिश की टीम को। काश्मीरा जी ने जिस तरह से बात की हम सबके साथ और बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सभी पर हमने फोकस किया, देखा कि हर बच्चा जो है कितना इंटरेस्टिंगली अपनी एक्टिविटीज़ में अपना योगदान दे रहा है। जिस तरह हर एक बच्चा कुछ भी काम करके हमारे पास आता है एक अप्रिसिएशन के लिए, इंकरेजमेंट के लिए, उस तरह ये बच्चे भी हमेशा कुछ भी कर कर अपने टीचर्स का फेस देखते हैं और वो टीचर की एक छोटी सी स्माइल उनके लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड काम करता है कि भाई हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। और इसी तरह हमें भी एज अ सोसाइटी इन बच्चों को अप्रिशिएट करना, इनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना बनता है। आप भी अगर पॉसिबल हो सके तो NGOs के साथ जिस तरह कोशिश काम कर रहे हैं, वैसे बहुत सारे सैकड़ों NGOs हैं जहां इन बच्चों की स्किल्स के ऊपर काम किया जाता है। कल उठकर ये बच्चे अपने
पैरों पर खुद खड़े हो सकें, अपने लिए कुछ पैसे कमा सकें, अपनी फैमिलीज़ के लिए कुछ सपोर्ट बन सकें, उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन NGOs ने अपने कंधों पर ली है। अगर आप चाहें तो आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं। इन बच्चों की बनाई हुई हाथों की चीज़ों का आप प्लीज़ इन्हें परचेज़ करें और इन्हें ये बताएं कि हाँ, ये भी बहुत कुछ करने के केपेबल हैं। VNM TV और VNM TV किड्स का YouTube चैनल है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते रहें। और आप सभी की सोसाइटी में अगर कोई भी बच्चा आपको ऐसा लगता है कि स्पेशल कैपेबिलिटीज़ के साथ है, तो प्लीज़ उसे अपनी सोसाइटी का हिस्सा ज़रूर बनाएं। नमस्कार।